सिर्फ संतुलित भोजन और संतुलित व्यवहार से ही जीवन का निर्माण नहीं होता। जीवन के निर्माण के लिए संतुलित वातावरण का भी होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने हरे भरे पेड़, लंबे लंबे मैदान, शुद्ध वायु, जल इत्यादि हमारे लिए छोड़ के गए, जिससे हम बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रहे। हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को क्या छोड़ के जाएंगे? बड़ी बड़ी इमारतें, एआई टेक्निक्स, लेकिन उनका स्वास्थ्य का क्या, उनके हेल्थ का क्या? हम उन्हें अच्छा हेल्थ नहीं दे पाएंगे। आइए विश्व ओजोन दिवस पर हम कुछ परिचर्चा करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। ये ओजोन लेयर है क्या? क्यों कम हो रही है? निरंतर इसमें कमी क्यों आ रही है? कि हमारे लिए कितना बेहतर है, कितना हानिकारक है? मैं ब्रजेश पाठक स्टूडियो में दर्शकों की तरफ से प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी का हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद पाठक जी। आप सर हमें ये बताएं कि ओजोन लेयर है क्या और ये कहाँ पाई जाती है? ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है और ये हमारे वातावरण में पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से लेके लगभग 40 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जिसे हम लोग समतापमंडल कहते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे एक छन्नी की तरीके से समझ सकते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उनको ये ओजोन लेयर सोख लेती है। अगर ये छन्नी न रहे, यह लेयर न रहे ओजोन की, तो वो पराबैंगनी किरणें उससे निकल करके, छन करके पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जिनका मानव के लिए बड़ा दुष्प्रभाव है। अच्छा, ये ओजोन गैस है या लेयर है, इसका मानव के लिए क्या महत्व है? ये पराबैंगनी किरणें क्या मानव के लिए क्या दुष्प्रभाव करती हैं? पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम यूवी ए, बी और सी कह सकते हैं, और इनकी जो ऊर्जा है इसी क्रम में बढ़ती जाती है जी। जो यूवी सी है वो सबसे खतरनाक है जी। लेकिन संतोष की बात है कि ओजोन लेयर इसको पूरी तरह से सोख लेती है। यूवी ए हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक नहीं है, लेकिन यूवी बी जो है, जब उस ओजोन से अवशोषित नहीं हो पाएगी और पृथ्वी पर आएगी, तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसमें आपको स्किन का कैंसर, श्वास के रोग, ये पराबैंगनी किरणें से, पराबैंगनी यूवी बी जो पृथ्वी पर आती है। जी जी। अगर ओजोन लेयर में छेद है जी, अगर पूरी तरह से सोख नहीं पाएगी, तो ये जब पृथ्वी पर आएंगी तो यहाँ मानव के लिए, जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। मानव और जंतुओं के लिए तो आप ये स्किन कैंसर पैदा करती हैं, श्वास का रोग पैदा करती हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, और वनस्पतियों के लिए इसलिए हानिकारक हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत ही मंद कर देती हैं। जी, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है। जी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, उनका भोजन कम बनेगा। जी। जब वो ठीक नहीं रहेंगे, बहुत सारा भोजन हमारा जो है वनस्पतियों से है, जी। तो अगर वो ठीक नहीं रहेंगी तो हमारा भोजन भी ठीक नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, मानव को, जंतु को, वनस्पति, सभी के लिए हानिकारक है। जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं? क्या इसके संरक्षण के क्या कार्य किए जा सकते हैं जिससे ओजोन लेयर रहे, बनी रहे? गवर्नमेंट इस पर क्या क्या पहल कर रही है? जी, मैं इसके ऐतिहासिक विषय में जाता हूँ। जब 1985 में अंटार्कटिका पर एक दल गया था ब्रिटेन का, जी, और उन लोगों ने जब वहाँ से अपने अभियान के बाद एक रिपोर्ट दिया कि ओजोन लेयर में वहाँ पर छेद पाया जाता है। जी। ओजोन का मापन डाप्सन यूनिट में करते हैं, जी। तो कम से कम 300 डाप्सन यूनिट की सांद्रता होनी चाहिए ओजोन की, जी। लेकिन वो वहाँ पर 100 पाई गई। जी। तो उसके बाद से दुनिया का ध्यान इस तरफ गया कि नहीं, इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन फिर मानव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहला जो है, एक 85 में ही वियना कन्वेंशन हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पहले ये अध्ययन किया जाए कि ओजोन लेयर कितनी
डिप्लीट हो रही है या उसमें क्षरण कितना है, और साथ में उससे संबंधित जो डेटा हैं एक दूसरे देश को साझे किए जाएं और ये व्यवस्था बनाई जाए कि इसको हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं आपसी समझौते से सारे देशों के साथ। सारे देशों के साथ। और आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि ये सब संधि ऐसी है ओजोन से संबंधित जिसको विश्व के पूरे देश मानते हैं जी। बाकी संधियों में तो कुछ कुछ लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन इस पर पूरा विश्व एक मत है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरा सबसे गंभीर इस पर जो प्रयास हुआ वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको हम लोग कहते हैं 1987 में जी। जहाँ पर उससे आगे बढ़ कर के ये दिया गया कि हम लोग इन कारकों की खोज करें जो कारक ओजोन लेयर में छेद करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। उन पदार्थों का हम लोग धीरे धीरे जो उत्पादन है और जो अवशोषण जो मानव के द्वारा होता है या किन्हीं और चीज़ों में होता है उसके बीच में एक संतुलन पैदा किया जाए जी। और धीरे धीरे इनको कम किया जाए और अंत में इन्हें समाप्त कर दिया जाए। तो मानो कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जिससे कि ओजोन पैदा होता है या ओजोन में ऐसा कुछ एंटी ओजोन्स कोई रेफ्रिजरेंट टाइप का हो जो कि छेद करता है, उसको क्षरण करता है? अब हम ये कुछ ऐसे रसायन हैं जैसे आपका मेथिल ब्रोमाइड हुआ जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ जी, CFC हुआ जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं जी, जी। जो AC में या फ्रिज में या किसी भी प्रकार के जो शीतलक हैं उनमें ये पाया उनको उनकी सहायता से ही उनको बनाया जाता है जी। ये जब ऊपरी वातावरण में माने ये गैसें ठंडा करती हैं। हाँ, ये ठंडक पैदा करने वाली है। जैसे ये मानव के संसाधन हैं, मानव की सुविधा के लिए जी, सुविधा के लिए। हाँ, इनसे हम आराम तो ले रहे हैं जी, सुविधा हमको मिल रही है, लेकिन इनसे निकलने के बाद जब ये गैसें वातावरण में ऊपर पहुँचती हैं तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन, वह क्लोरीन ऑक्सीजन से मिल जाता है और उसको ऑक्सीजन में बदल देता है। उसका एक ऑक्सीजन खुद ले लेता है जी। और जब एक ऑक्सीजन ले लिया फिर अब किसी एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलता है, एक ऑक्सीजन परमाणु फिर बना देता है, लेकिन अब फिर से ये फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो क्लोरीन का एक ही परमाणु जो है वह आप समझ लें कि ओजोन के 1,00,000 अणुओं को ऑक्सीजन में बदलने के लिए पर्याप्त है। मतलब क्लोरीन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 1,00,000 ओजोन के 1,00,000 अणुओं को रिएक्ट कर देता है। 1,00,000 अणुओं को ऑक्सीजन के फॉर्म में बदल देगा, मतलब ओजोन को नष्ट कर देता है। नष्ट कर दिया और उस जगह पर एक छेद बनना स्वाभाविक है। और जब वो उस छतरी में छेद हो गया तो स्वाभाविक है कि जिन चीज़ों को वो अवशोषित कर रही थी वो कर नहीं पाएगी और ऊपर से वो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आएंगी। तो इसलिए अब हमें इन रसायनों का कोई ऐसा उपाय निकालना है, कोई ऐसी व्यवस्था करनी है। मानव अपनी सुविधा तो रखेगा, लेकिन अब तकनीक भी लगाना चाहिए, विज्ञान का सहारा लेना चाहिए कि इनके विकल्प क्या क्या हैं। उन विकल्पों को प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही कोशिश यह भी करनी पड़ेगी कि इनको जो समाप्त करने की अवधि रखी गई है, अब देखिए इसके साथ दूसरी भी दिक्कतें जुड़ी हुई हैं। कुछ विकासशील देश हैं, कुछ विकसित देश हैं। तो जो विकसित देश हैं वह तो संसाधन जुटा लेंगे, पैसा रख लेंगे, उसका कोई विकल्प तलाशेंगे, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनको भी इसकी टेक्निक चाहिए, उनको भी संसाधन चाहिए जिससे वो इसको कम कर सकें और धीरे धीरे बंद कर सकें। इस बात की व्यवस्था जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई। 1994 में संयुक्त राष्ट्र भी इस पर सक्रिय हुआ और 16 सितंबर के दिन ही ये संधि की गई थी मॉन्ट्रियल में। इसलिए उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने विश्व ओजोन संरक्षण दिवस घोषित किया। 16 सितंबर को। जी जी। और उसमें कम से कम 300 वैज्ञानिकों ने अपना शोध प्रस्तुत किया कि ये ओजोन की स्थिति क्या है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने इस पर फंड भी बनाने की बात में या उस दिशा में सोचना शुरू किया, उस पर बल दिया। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ओजोन तो नष्ट हो रहा है क्लोरीन के रिएक्ट करने से, तो
कैसे इसको संरक्षण किया जाए? या ओजोन ऊपरी सतह पे ज़्यादा फायदेमंद है या निचली सतह पे ज़्यादा फायदेमंद है, या कहाँ नुकसान है हमारे लिए? देखिए, ओजोन ऊपरी सतह पर तो हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब वो हमारे लिए एक अनिवार्य ज़रूरत है। वो आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अनिवार्य आप ज़रूरत कह सकते हैं। अगर वह नहीं रहेगा तो मानव का, जंतुओं का, वनस्पतियों का अस्तित्व संकट में है। लेकिन निचली जो सतह है उसमें ओजोन हमारे लिए घातक है जी। वह इसलिए, अच्छा, ओजोन यहाँ निचली सतह पर अपने से नहीं पैदा होती है जी। इसके कारण दूसरे हैं। जैसे हमारे वाहनों में जो एग्जॉस्ट निकलता है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकलते हैं वह ओजोन पैदा करते हैं जी। टूट जाते हैं, उनका एक परमाणु निकलता है, NO2 जो है वो NO में बदल जाता है जी, जी, जी। उसका जो ऑक्सीजन परमाणु है वह किसी ऑक्सीजन के अणु से मिलेगा और ओजोन पैदा करेगा जी, जी। तो ओजोन ऐसा सच यहाँ नहीं रहती है, बल्कि वो द्वितीय कारणों से या सेकेंडरी जो इफेक्ट है उनसे पैदा होती है। पर इसका निचले वातावरण में होना वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह जी। ये इस एक तरह के फाग का निर्माण करते हैं। कुछ जो वाष्पशील ऑर्गेनिक या वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हैं वो, ओजोन और अन्य चीज़ें मिल करके दिन में ही एक स्मॉग का निर्माण कर देती हैं। धुंध जैसी स्थिति होती है और ये धुंध जैसी स्थिति आँखों में कैटारेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय में उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। माने इसकी वजह से मोतियाबिंद भी होना शुरू यह भी एक कारण है। और भी कारण हो सकते हैं जी। संभवतः डॉक्टर साहब लोग जानते होंगे कि वो और भी क्या कारण है, लेकिन यह भी एक कारण है कि कैटारेक्ट को ये बढ़ावा दे, एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ावा देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, आँखों में जलन और साथ में कैटारेक्ट जी। और दूसरा एक और नुकसान इसका होता है इस स्मॉग का जो बनता है कि बहुत बड़े बड़े जो वाहन हैं, 10 चक्के या 12 चक्के के जो बहुत सारे सामान ढो रहे हैं, इनके टायरों में वो क्रैक पैदा करता है। ये स्मॉग जो है इतना शक्तिशाली होता है कि उन जिस पॉलीमर से वो टायर बने हुए होते हैं उनको डिग्रेड करने लगता है, डिसोसिएट करने लगता है, तो वो टायर में क्रैक आने लगते हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकती है जी, जो नुकसानदेह है। और भी बहुत सारी चीज़ें। सर ये बताएं कि ओजोन का संरक्षण कैसे किया जाए ऊपरी सतह पर, और ऐसी क्या जैसे रेफ्रिजरेटर या AC या ऐसे तमाम सुविधाएं हैं जो मनुष्य को, जो जिनकी लत लग गई है, आदत लग गई है, उन्हें कैसे बताया जाए? जी देखिए, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, एक मिनिमम सुविधा या एक न्यूनतम सुविधा तो आपको चाहिए ही चाहिए जी। आप ऐसे AC न चलाएं, लेकिन जब बहुत गर्मी होगी तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे, तो ये स्वाभाविक है कि ये गैसें पैदा होंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब सरकार ने इस पर थोड़ा कदम ये बढ़ाया है। आपने सुना होगा इधर की सरकार ने ये बोला है कि जो भी कंपनियां अब एयर कंडीशन बनाएंगी उनका जो तापमान है वो 20 डिग्री से कम नहीं रहेगा और 28 डिग्री से अधिक नहीं रहेगा जी। तो यह भी एक प्रयास है कि जिससे कम CFC पैदा हो जी। जितना ही कम टेम्परेचर पर आप इसको प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा CFC पैदा होगा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है पैदा होंगे जी। तो एक सरकार का ये एक छोटा कदम है। और भी कदम बहुत सारे उठाए जाने बाकी हैं। हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो इको फ्रेंडली हों, या ऐसा प्रयोग करें जिनमें ओजोन के बनाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो, कम हो। ऐसे पदार्थ, जैसे एक उदाहरण तौर बता रहा हूँ कि जो CFC है उसकी जगह HFC का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जी जी। तो HFC जो है इससे ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हर चीज़ का अपना एक नुकसान दूसरा है। फिर बाद में ये देखा गया कि HFC जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जी। ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वातावरण में गर्मी पैदा कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर एक किगाली अमेंडमेंट किया गया। किगाली में एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के प्रति तो अपने को गंभीर रखेंगे, उसके कम करने का और बंद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही हम ग्रीन हाउस गैसें जो वातावरण में गर्मी पैदा करती हैं
उनको भी कम करने का और उनको भी रेगुलेट करने का प्रयास करें। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब जी, आप अंत में अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जिस भी पदार्थ का आप अधिक उपयोग करते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ें। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप किसी विशेषज्ञ से जानने की कोशिश करें, अथवा अब तो इंटरनेट की ऐसी दुनिया है कि आप किसी के बारे में ज़्यादा कुछ आराम से पढ़ के जान सकते हैं। तो कोशिश यह करें कि हम पर्यावरण के जो मित्र हैं या इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करें। साथ ही हमारी जो ये जीवन के लिए ज़रूरी है ओजोन लेयर, उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं उनका कम से कम प्रयोग करें। बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न आ जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2040 तक का समय तय किया गया है विकासशील देशों के लिए, और 2030 तक का समय तय किया गया है विकसित देशों के लिए, कि वो इस तरह के जो रासायनिक पदार्थ हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उम्मीद सर हमारे बीच में आए और बहुत अच्छी बातें बताई। दरअसल जितनी सुविधा उतनी दुविधा। मानव आजकल अपनी सुविधाओं के दौर के चक्कर में हमें कितना ही पॉल्यूटेड, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये हम समझ नहीं पाते। सर ने जैसे बताया, एसी, रेफ्रिजरेंट जितने भी हैं उनसे एक Cl अणु कितना ज़्यादा 1 लाख ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है, जो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। वो होल होता है और पराबैंगनी किरणें हमारे स्किन के लिए, मोतियाबिंद के लिए, हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डालती हैं। और उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया कि हम कम से कम प्रयोग करें। सरकार की पहल को भी बहुत अच्छे मार्गदर्शन में बताया कि उन्होंने एसी को सभी कंपनियों को निर्देशित किया है कि मिनिमम 20 होगा और मैक्सिमम 26 होगा, इसके बीच में वो अपने टेम्परेचर को रखें, जिससे कि क्लोरीन का उत्सर्जन कम हो और हमारा ओजोन सुरक्षित हो। ओजोन सुरक्षित, भविष्य सुरक्षित। आइए हम सब इस विश्व ओजोन दिवस पर प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी सुविधाओं को थोड़ा कम करते हुए हम एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भारत और स्वस्थ भविष्य देते हैं। इसके साथ प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के सामने इतनी अच्छी बातें की और एकदम सरल तरीके से एक आम आदमी को ओजोन का महत्व और उसका नुकसान दोनों पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।